पूनम ठाकुर जी, पवन ठाकुर जी बीसीसी प्रेसिडेंट, एसएस ठाकुर जी डीसीसी, प्रेस के सभी बंधु और सनोनी पंचायत के दूर दराज से आए बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आनंद शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आनंद शर्मा जी को जब हम अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे थे तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्र का नेता होते हैं वो किसी राज्य के नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के होते हैं। जब आनंद शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश की कई योजनाओं को इन्होंने अमली जामा पहनाया। इस कांगड़ा क्षेत्र में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है वो भी आनंद शर्मा जी की देन है। IIT आई है वो भी आनंद शर्मा जी की देन है। और मैं सुन रहा था, नीरज नैयर जी मुझे बता रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज चंबा में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे वो हमारी देन है। अब कोई झूठ बोले उसके बारे में जनता ही तय करेगी। अगर वो मेडिकल कॉलेज इनकी देन होता तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से कभी ना रखा जाता। तो ये झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जनता राजनीतिक रूप से तो जागरूक है ही है, पर याददाश्त भी साफ हमारे ताजा तरीन करके रखी है। मैं आज आपके बीच में आया, 15 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन। वीरभद्र सिंह जी के बाद, उनके लंबे 40 साल के इतिहास के बाद आप जैसे परिवार से निकला एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 20 साल में विधायक रहा, 10 साल में शिमला कॉर्पोरेशन में पार्षद रहा। छात्र जीवन से राजनीति करते करते युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी मैं मुख्यमंत्री के पद पर उस महान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और श्री राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से बनूंगा, जिसके दम पर मुझे 11 दिसंबर 2023 को मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद 15 महीने हमने दिन रात मेहनत की। ना मैंने अपनी सेहत को देखा, मैं खुद भी 2 महीने बीमार रहा, लेकिन आम जन तक, गरीब तक, किसान तक, आम परिवार तक, महिलाओं के सम्मान तक, युवाओं को रोजगार देने तक हमारी सरकार कार्य करती थी। और जहां भी मैं जा रहा हूं, मैं जनता की अदालत में अपने 15 महीने का हिसाब रखना चाहता हूं। मुझे पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है वह पेपर बिकते थे, नीलाम होते थे। जो युवा चुने जाने चाहिए थे उनकी सिलेक्शन ना होकर जो सरकार में नौकरी के लिए पेपर खरीदता था वो सिलेक्ट हो जाता था। मेरे जिले में वो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था। हमने जान बुझाया और जो पेपर नीलाम होते थे उस भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। जयराम ठाकुर जी 5 साल सो रहे, उनके समय पुलिस पेपर भर्ती लीक मामला हुआ, वो दबा दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को पुलिस में भर्ती करवाना था वो उनके रिश्तेदार थे, उनके कार्यकर्ता थे। पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला दबाया, उसके बाद सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भर्तियां होती है।
5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जो युवाओं को रोजगार की बात की, 20,000 पद निकाले, वो भी सब कोड के चक्कर में युवा साथी चक्कर लगाते रहे। 817 कोड का रिजल्ट 2020 में जिसका टेस्ट हुआ ना, वो हाई कोर्ट में उन युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे, ना सुप्रीम कोर्ट के। हमने सभी रिजल्टों को निकाला, हमने लड़ाई लड़ी, और मुझे पता लगा पिछले कल ही राज्याचार्य नियोग में उनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो रही है। 1 साल में हमने 20,000 पद सरकारी नौकरी के निकाले। बैच वाइज भर्ती हमने शुरू की। जहां स्कूलों में टीचर तक नहीं है, जयराम ठाकुर जी सोए रहे, हमने तुरंत प्रभाव से 6,500 नियुक्तियां शुरू करनी स्टार्ट कर। 1231 पुलिस की भर्तियों की अभी विज्ञापन जारी होने वाला है, उसमें हमने 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण किया। 10,000 आईपीएच में 10,000 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर, पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, इन सब की नियुक्तियां होने जा रही है। उसके विज्ञापन जारी हो चुके हैं, कई जगह नियुक्तियां होगी, आपके क्षेत्र में भी जल्दी नियुक्तियां होने जा रही है। 284 पटवारी के पद भरने का विज्ञापन जारी हो चुका है। 1 साल में 22,000 रोजगार हमने पैदा किए। जयराम ठाकुर की 5 साल में सिर्फ 20,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। और जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, आप लोगों के धन को लुटाया गया हो, और भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार सोई रही हो, उस माली हालत को में मैं मुख्यमंत्री बना। 75,000 करोड़ का इस प्रदेश पर कर्ज था। 6 पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे दिया गया, उनकी देनदारियां नहीं दी गई। अधिकारी मेरे पास आए, आपके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे अगर आपने इस खजाने को तुरंत प्रभाव से नहीं संभाला। आजादी के बाद 1 महीने तक मैंने सबसे लंबा और प्रतीक्षित मंत्रिमंडल था, मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। मैं नियम बनाता रहा, कानून बनाता रहा कि इस आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो खजाना खाली है उसमें पैसे लाने के लिए नए नियम लगाए जाए और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया जाए। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़े और 1 महीने का असर देखिए, सार्थक परिणाम सामने आया। हमारे खजाने में जो चोर दरवाजे से भ्रष्टाचारी जो आपका पैसा लूट रहे थे, वो पैसा वापिस आना शुरू हुआ। 1 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, और पहले ही कैबिनेट में अगर हमने राजनीति करनी होती, हम राजनीति करते तो पहले ही कैबिनेट में ओपीएस कभी ना देते। हमने पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया, उनका अधिकार दिया। ओपीएस देने के पीछे मकसद क्या था? राजनीतिक मकसद नहीं था। हमने कहा जो व्यक्ति 35 साल हिमाचल सरकार में विकास की गाथा लिखता रहा है, जब रिटायर होगा तो उसके हाथ में सिर्फ 3,000 रुपये आए, ये दयनीय स्थिति होगी। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उसे फैमिली पेंशन उसके पति की मिलती है। वो बड़े स्वाभिमान से अपने यहाँ की जेब से निकालकर 500 रुपए का नोट मुझे थमाती है, कहती है मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपनी पति की पेंशन पर निर्भर हूं। और हमने उन्हें 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन दी, केंद्र सरकार ने हमारा सरकारी कर्मचारियों का और सरकार का अंशदान जो 9,000 करोड़ रुपए है, उसको रुकवाने का अगर किसी पार्टी ने काम किया, वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे 9,000 करोड़ पर कुंडली बिठाकर बैठी पड़ी है। मैं आज इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, तबाही का ऐसा मंजर था। कई गांव नष्ट हो गए, कई घर बह गए,
पीने के पानी की योजनाएं बह गई, सड़कें नहीं रही, पूरा प्रदेश भयंकर तबाही के दौर से गुजरा। केंद्र सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने हिमाचल की जनता के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए गुहार लगाई, कृपया करके गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। मेरी एक ना सुनी गई। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की। यहां के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो आप 15 साल से चुनकर भेज रहे थे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि देश के गृह मंत्री पर एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया जाए, हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई है, कुछ ना कुछ इनको सहायता के तौर पर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा, जयराम ठाकुर जी, हम आप ही को श्रेय देंगे, कुछ आर्थिक सहायता हमारे प्रदेश में चलाइए। हम पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, यह संसाधन बहुत कम है, और जिस प्रकार की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, ऐसी आपदा पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं आई थी। कई घर बेघर हो गए, हर जगह में गया, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं नहीं गया। और मैं जब मिलता था तो कई परिवार मेरे साथ लिपट कर रो पड़ते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से एक पाई जोड़कर अपना पक्का घर बनाया। क्या मालूम था, पिछली रात बैठकर हम इस पर खाना खा रहे थे और इतनी तेज बारिश में हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, पीने के पानी का गिलास भी नहीं बचा, बच्चों की स्कूल की किताबें भी नहीं बची। 22,000 हिमाचल के परिवार सड़कों पर आ गए। हमने युद्ध की तरह काम किया। जब हमें केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपनी छोटी छोटी गुल्लक लेकर आपदा राहत कोष में धन देने लगे, और धीरे धीरे हमने ऐतिहासिक आपदा राहत कोष में धन इकट्ठा किया। आपदा के बाद हमने 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, अपने संसाधनों से सड़कों को ठीक किया, पीने के पानी की योजनाओं को ठीक किया, जहां बिजली गुलती उन बिजली को हमने ठीक किया। और देखिए, जब उन परिवारों को बसाने की बात आई, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था, ठंड बढ़ रही थी, लोग टेंट में रह रहे थे। हमने एक ऐसा नियम बनाया जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं था। हमने कहा कि जो आपदा प्रभावित परिवार टेंट में रह रहे हैं, अगर गांव में उन्हें किराए का मकान मिलता है, 5,000 रुपया सरकार की तरफ से हर महीना गांव में रहने वाले किराए के मकान पर उनका सरकार देगी, 10,000 रुपया शहर में रहने वाले को देगी। फ्री कर दिया 31 मार्च 2024 तक खाना पीना, गैस की सिलेंडर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे, आपदा पर चर्चा कीजिए। 3 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया, कुलदीप ठाणे जी हमारे अध्यक्ष थे, और 3 दिन के सत्र के बाद प्रस्ताव की प्रस्तावना देखिए, उसमें लिखा था कि हम 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों की पशुशालाएं चली गई है, घर टूट गए हैं, इन घरों को, उन परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए, वो उस प्रस्ताव के विरोध में बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को स्वीकार करवाया। ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। यही नहीं, हमने राजस्व कानून में बदलाव किया। पहले आप पटवारी के पीछे जाते थे, आपके जूते घिस जाते थे। राजस्व कानून में बदलाव करने के बाद 3 महीने में ऐतिहासिक 1 लाख इंतकाल हुए, 7,500 तकसीमें हुई, जो पिछले 40 साल से पड़े हुए थे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खाली है, हॉस्पिटल खाली है, 1000 संस्थानों की नोटिफिकेशन कर दी, ना नियुक्तियां की, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में, स्कूलों में बच्चे नहीं। और शिक्षा के गुणात्मक सुधार में हमारा हाल देखिए, हमारा दूसरी का बच्चा 5वीं की क्लास किताब नहीं पढ़ सकता। गुणात्मक शिक्षा में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। मैंने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में खोलने के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कहां कमी रहती है। और आपको पता होगा, इस
शिक्षा संस्था इस एकेडमिक सेशन से पहली कक्षा से हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं भी गंभीरता पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं थी, कोई भी गंभीर नहीं था। हमने गंभीरता से देखा। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल के से पढ़कर आए हैं, तब तो टाट मिलते थे, 8वीं के बाद बेंच मिलते थे। हम जब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं, तो बच्चों में आत्मविश्वास भरने के लिए हमें उन लोगों को शिक्षा के स्तर में सुधार करना पड़ेगा। फिर मेरा दूसरा बजट बनने को तैयार था। 12-13 महीने पूरे हो चुके थे। पहले बजट में हमने उन बच्चों के लिए योजनाएं लाई। पहले आधिकारिक रूप से मुझे सचिवालय जाना होता है जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किन लोगों के पास गया? मैं उस अनाथ आश्रम में गया। उस अनाथ आश्रम में बेटियों को देखा जो अपनी मां को खो चुकी थी, अपनी बाप को खो चुकी थी। उनके हॉस्टल में गया, उनके रहने का तरीका देखा। उनके मन में पीड़ा थी, कह नहीं पा रही थी, ना उन्होंने मुझसे कहा। मैंने उस दर्द को समझा। आते ही अधिकारियों को मैंने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी अनाथ बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं या आपके अनाथ आश्रम में रहते हैं या रिश्तेदारों के पास रहते हैं, इनके लिए कानून बनाओ। अधिकारी कहते हैं नहीं, कानूनी ऐसे ही कोई योजना बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, कानून बनाओ। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जो बच्चा अपनी माता को खो चुका, पिता को खो चुका है, उसके लिए राज्य ही, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता के नाम से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। और 27 साल तक उन बच्चों का ख्याल सरकार रखेगी, पढ़ने का ख्याल रखेगी। कोचिंग के लिए 1.5 लाख रुपया उससे मिलेगा। नीट में सिलेक्ट होती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, सारी फीस हम देंगे। और जिस तरह अपने बच्चे को हम पूरी पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए खर्चा देते हैं, हमारी सरकार उसी तरह खर्चा देगी। पॉकेट मनी देते हैं, 4000 रुपया महीने की पॉकेट मनी देते हैं। और ये इस योजना को हमने अमली जामा अक्टूबर में बना दिया। 4000 बच्चे आज गर्व से महसूस करते हैं किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन 4000 बच्चों का भविष्य संवर रहा है। ये योजनाएं हमारी है, ये योजनाएं 15 महीने की योजनाएं हैं। दूसरे बजट में जब मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने पूछा कि हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। उन्होंने कहा 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व आपने कमाया है। आपका पैसा 2200 करोड़ पिछले हर साल का अंदाजा लगाइए जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से भ्रष्टाचारी लूट रहे थे। मैंने उस पर जब चोट की और मैंने दूसरी योजना 1,15,000 विधवा महिलाएं हैं, एकल नारी है, विधवा महिलाओं के बच्चे पढ़ते हैं। हमने उन विधवा महिलाओं के बच्चों को भी 27 साल तक चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उनकी पढ़ाई का खर्चे को हमने कम कर दिया। ये दूसरे बजट में, ये दूसरे बजट में हमने 27 साल तक सभी जो बच्चे हैं, जो अभी योजना आ रही है, विधवाओं के बच्चों की सारी फीस सरकार देगी, हॉस्टल की फीस सरकार देगी। जब और पैसा बचा, आप किसान लोग हैं, गुज्जर लोग बैठे हैं, कोई सोच सकता था 32 रुपए किलो गाय का दूध मिल्क फेडरेशन खरीदती थी। मैंने गाय के दूध का मूल्य सीधा 32 रुपए से 13 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए किया। भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। कोई नहीं सोच सकता था। और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला दूध पर समर्थन मूल्य देने वाला राज्य बना। ये सब योजनाएं हमने की है। उसके बाद हमने बोला गाय के और भैंस के गोबर से जो खेती करेगा उसमें जो गेहूं पैदा होगी उसका मूल्य 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। क्यों? ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही थी। पैसा और बचा। हमने कहा 18 साल से ऊपर की जो हमारी बहन है, इस योजना को मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पीति में शुरू कर दिया। 1 मई 2023 को वहां शुरू हो चुकी थी।
क्योंकि मैंने 15 अप्रैल वहां बनाया, हिमाचल डे वहां बनाया। और जब मैंने देखा तो मैंने 18 साल से अधिक उम्र की हमारी जो बहन है, बिटिया है या बहन है, जब तक उसका जीवन काल है वो जितने साल भी जिएगी, हमारी सरकार हर महीने उन्हें 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। और जिन महिलाओं को 1100 रुपया मिलता है उनको भी बढ़ाकर हमने 1500 कर दिया, उनके खाते में 1500 आ गया। यही नहीं, इस योजना को रुकवाने के लिए जयराम ठाकुर और उनकी टीम चलेगी चुनाव योग। फार्म भरने शुरू हुए वेलफेयर में। अरे कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की है तो बजट का प्रावधान करके की है, कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। जब 1500 रुपए की हमने बात की तो रुकवाने चले गए, और रुकवाने के बाद उन्होंने आपके फार्म रुकवाए, हमने दलील दी, फार्म भी नहीं रुकेंगे और आप अब ज्यादा से ज्यादा जाके फार्म भरिए, ज्यादा से ज्यादा फार्म के लिए चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी है। दिल्ली से दबाव डाल रहे हैं चुनाव आयोग पर कि इनको किस्त नहीं मिलनी चाहिए जब तक वोटिंग ना हो जाए। हम वोट का इंतजार नहीं करते। अगर हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। मैं चाहता तो 2026 में दे सकता था। मैं चाहता तो महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन अभी ना देकर 2026 में दे सकता था, जब 2027 में हमारा चुनाव होना है। हमने नहीं किया क्योंकि हम जो आपका पैसा है, जनता का पैसा, वो जनता में बांटना चाहते हैं। सब संस्थाओं के मैंने पैसे बढ़ाए। कोई सोचता था कि हर साल पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी के मेंबर के पैसे बढ़ेंगे? कोई नहीं सोचता था। आशा वर्कर्स के पैसे बढ़ेंगे, आंगनबाड़ी के पैसे बढ़ेंगे, लंबरदार के पैसे बढ़ेंगे, चौकीदार के पैसे बढ़ेंगे। सबके पैसे मैंने पिछले 2 साल के बजट में मैंने बढ़ाए। क्यों? मैंने कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिया, इसलिए कि ये पैसा आपका है, जनता का पैसा है। जनता में जितना कमाया जाए वो जनता के हाथ में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए वहां। मैं कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक लाभ के लिए तो जो हमारी महिलाओं के 1500 रुकवा लेंगे, जून में सभी महिलाओं को 3000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। और योजना लाया मैं कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग है, मैं जानता हूं बड़े स्वाभिमानी बुजुर्ग होते हैं हिमाचल के, पैसे नहीं मांगते, चाहे बीमारी हो जाए अपनी जमीन रहन रख देंगे, अपना इलाज करवाएंगे। मैंने कहा हिमाचल के लोगों को अपनी जमीन बीमारी के लिए रहन रखने की जरूरत नहीं है। इसी बजट में 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी सरकार ने इस दूसरे साल के बजट में ये योजना लाई है। उनकी बीमारी जो भी होगी 25 लाख रुपए तक का खर्चा हिमाचल सरकार उठाएगी। कोई घर में बीमार है, किसी की तरफ देख रहा है, सोसाइटी में जाता है, 20,000 रुपए दे दो, चेक करके पता लगता है कि 2 लाख रुपए और खर्च होना है। ये योजना किसके लिए लाई? मैं एक आम परिवार से निकला हूं, आपकी पीड़ा को जानता हूं। मुझसे किसी ने मांग नहीं की, मुझसे किसी ने डिमांड नहीं की। ये 15 महीने की योजनाएं हैं और इन योजनाओं को पास करने के लिए जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ, 17 फरवरी 2023 को बजट, 24 को बजट प्रस्तुत हुआ, 26 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ। 6 बिके हुए विधायक जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालते। 26 तारीख को खाना भी हमारे साथ ही खाते हैं, 27 तारीख को सुबह का नाश्ता भी हमारे साथ ही करते हैं। वोट डालने के बाद जो राज्यसभा में वोट डालता है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। वोट डालने के बाद जब वो हरियाणा गवर्नमेंट के हॉलीडे इन होटल में पहुंचते हैं तब भी हमने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब अगले दिन बजट के समय वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाडेल में आते हैं, द्वारा अनाडेल में आते हैं और सीआरपीएफ के पुलिस के द्वारा आते हैं, 8 गनमैन लेके रखे हैं अभी तक। वहां आए, विधानसभा का गेट तोड़ा। केंद्र की सरकार की इतनी अधिक धौंस कि हमारा राज्य जिसकी संप्रभुता हमारी है,
उन्होंने उसको तोड़ा, सॉवरेंटी हमारी है, और विधानसभा के परिसर में आए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे कान तब ठनके। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि हमने तो सरकार करानी है। टीवी में न्यूज चल पड़ी, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। आपका बजट पास होना था, जो योजनाएं मैंने आपको सुनाई वो दूसरे बजट में थी। टीवी में चल पड़ा। मेरे साथ में कुलदीप सिंह पठानी जी के साथ कम चैम्बर में बैठा हुआ था। सब विधायक आया कि आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। मैं टीवी के सामने आया। मैंने कहा ये आम लोगों की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। इस सरकार को गिराने का जो भी षड्यंत्र जयराम ठाकुर जी और केंद्र की सरकार कर रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। हम संघर्ष करके इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। मैं एक योद्धा हूं, इसको युद्ध की तरह लड़ूंगा और हमने उस युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा। चुनौतियां कुछ भी हो, जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को गवर्नर के पास पहुंच गए। 27 बजे 7 बजे पहुंच गए। 11 बजे हमारे जो चंबा के इतिहास में कुलदीप पठानिया जी और हिमाचल के इतिहास में कुलदीप पठानिया जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वकील थे, कानून के ज्ञाता जो होते हैं वो कानून की किताब पढ़कर कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। 29 तारीख को 11 बजे कुलदीप पठानिया ने 6 विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया और जयराम ठाकुर जी 29 को ही 7 बजे गए। बोला दर्जी को कोई कोट पैंट सिला के रखो। वो आज तक दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा और अकेले कई साल तक दर्जी के पास ही रहेगा। कई साल तक दर्जी के पास पड़ा रहेगा। और देखिए डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो फिर उड़कर पंचकुला के ललित होटल में गए। हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। 1 महीने तक वो में हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। कांग्रेस के विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। जिन 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा है वो जनता की अदालत में गए हैं। और मैं चाहता हूं हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम तो आज भी 34 है, 6 वो चुनाव लड़ रहे हैं और 3 विधायक अभी भी इनकी अदालत में बैठे हैं। कभी विधानसभा के गेट के पास कहते हैं आजाद भारत का पहला ऐसा मामला होगा जहां आजाद विधायक ये बोल रहे हैं कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। जो कांग्रेस के भी समर्थन में आ सकते थे या बीजेपी के भी समर्थन में आ सकते थे। ये पहला मुकदमा है, मैंने भी देखा। फिर छोड़िए गेट के बाहर की बात छोड़िए, फिर चले गए कोर्ट में, वहां बोलते हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इतना अधिक पैसे का दबाव कि आजाद विधायक जो किसी भी पार्टी के नहीं होते अपना इस्तीफा देने के लिए कानून की अदालत में गए। कहा कानून की अदालत में कि स्पीकर साहब ही करके फैसला, और जो स्पीकर साहब ने उनको निकालने का फैसला किया, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये किसका फैसला है? कहते ये स्पीकर साहब का फैसला है। कहते स्पीकर का कानून के ज्ञाता लगते हैं। तो चंबा ने एक ऐसा शेर दिल स्पीकर दिया जिसकी कानून की जिसकी कलम से जो फैसला लिख दिया गया वो सर्वोच्च अदालत ने भी उसको मान्य किया। अब वो आजाद विधायक ने बोला, अब पेशी लगी है कि स्पीकर साहब ने बोला मैं तो अपने नियम करूंगा। कानून पढ़े हुए लोग हैं, हम भी कम ही बोलते थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कोई छोटा षड्यंत्र नहीं था। कई लोग इस षड्यंत्र में हमारी सरकार को गिराना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा ये क्यों होने जा रहा है। और जयराम ठाकुर जी ने कई चुनौतियां दे दी। कहा इस सरकार को तो भगवान भी नहीं जिता सकती। मुझे लगता है उनको चुनौती देने की आदत सी पड़ गई।
पिछली बार कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देनी है तो उनको चुनौती दे दी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को। विधानसभा में चुनौती दी, कहा कि अगर इनको पेंशन चाहिए तो इनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती उनकी पहली थी। फिर दूसरी चुनौती भगवान को ही दे दी कि अब इस सरकार को भगवान ही नहीं बचा सकती। भाई हम तो आम आदमी है, भोले लोग हैं, हमारी सरकार को उसी भगवान जी ने बचा दिया। हाँ, दिन आप तीसरी चुनौती दे रहे हैं अहंकार में आकर कि 4 जून को तो हमारी 2 सरकारें बनेगी। वो इसलिए नहीं कह रहे, वो इसलिए कह रहे कि लोकसभा में भी वो 4 सीटें हार रहे हैं, किसी तरह हम एक आधी सीट अपनी बचा दें, विधानसभा की 6 सीटें हारे। ये इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है और जो लोकतंत्र की ताकत जनबल है उसको धनबल से खरीदने की कोशिश करती है, ऐसे पार्टी को हिमाचल की जनता सबक सिखाती है। तो क्या आप भी सबक सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए। ये चुनाव मेरी कुर्सी का नहीं है, ये चुनाव आपका है। इस देश में हजारों साल की गुलामी के बाद कांग्रेस पार्टी ने अगर इस देश को सबसे बड़ा अधिकार दिया है तो वोट का अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है। ये वोट की ही ताकत है। जब मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय नेता आनंद शर्मा जी आपके पास आकर कहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए और हम आपकी बात, अपनी बात के द्वारा आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, ये वोट की ताकत है। अगर इस वोट की ताकत को खरीदने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसको सबक सिखाने का सही समय 1 जून है। तो 1 जून को आप सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? और सभी जनता का, अपने रिश्तेदारों को जहां भी वो 6 बिके हुए बिक रहे हैं, जो जहां भी है, ये चुनाव कोई हिमाचल की सरकार का नहीं है। ये चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का है और हिमाचल के लोग ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। अगर 1 जून को जब आप वोट डालने जाए, इन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, हम 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीट पर अगर जीत अर्जित करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल का डंका बजेगा कि हिमाचल के लोगों से सीखिए, जिन्होंने जनबल को जिताया है, धनबल को हराया है।